सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग हिरॉन्स फार्मूला को कंटिन्यू करेंगे और हिरॉन्स फार्मूला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले सब लोग अपने अपने मन में बोलो सरस्वती मैया की जय। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग एक हिरॉन्स फार्मूला का जो डिस्कशन हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था, कुछ 2-3 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे, बट द थिंग वाज कि कुछ और चीजें हैं जो अभी हमें करनी बाकी है। वी हैव टू डू सम क्वेश्चंस, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे सो दैट हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में, इन टुडेज क्लास वी विल बी डीलिंग विद ओनली विद द क्वेश्चंस। हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। जो भी हम लोगों ने किया था, जो भी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी, उस थ्योरी के हिसाब से अपन क्वेश्चन करेंगे। सो लेट अस क्विकली रिविजिट द थ्योरी दैट वी हैव डन। दिस वाज द फार्मूला दैट वाज गिवन सम 2000 इयर्स अगो। आज से कुछ 2000 साल पहले इजिप्ट में एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस फार्मूले को दिया था जिसका नाम था हिरॉन्स फार्मूला। अब हिरॉन्स फार्मूला वाज बेसिकली फॉर ए ट्रायंगल जिसकी हमें सिर्फ साइड्स पता है और कुछ भी नहीं पता है। बट जैसा कि मैंने ओपनिंग स्लाइड में भी लिखा था कि दिस फॉर्मूला कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द एरिया ऑफ एनी पॉलीगन। Because why I have said like that, my dear friend, because this any polygon is made up of triangles only. कोई भी पॉलीगन जो है, कोई भी क्वेश्चन पॉलीगन जो है वो ट्रायंगल से ही बना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूँ बेटा, तो आपके पास हो सकता है कोई ऐसा केस आ जाए जहाँ पे आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हो और आपको बोल दिया जाए कि भाई इसका एरिया निकाल दो। ठीक है, निकाल देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से, एज यू कैन सी दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज नथिंग बट इट इज मेड अप ऑफ 2 ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल ये वाला, एक ट्रायंगल ये वाला। बस हो गया, 2 ट्रायंगल्स हो गए। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना है ये आपको पता है, बात खत्म। क्वेश्चन सॉल्व करो, मार्क्स लो, आगे बढ़ो, खत्म। इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है, नथिंग, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। तो क्वेश्चन सॉल्व करो, मार्क्स लो, आगे बढ़ो, दैट्स इट। So basically what we will be doing is we will be solving the questions related to the triangle, but also we will be solving the questions related to the quadrilaterals also. Quadrilateral में एक आध कुछ स्पेशल केसेस होंगे जहाँ पे हमें एक ऐसी चीज, कुछ हिंट दिया होगा, उस हिंट को यूटिलाइज करना पड़ेगा। और जैसे हम उस हिंट को यूटिलाइज करेंगे तो दोस्त आपको बहुत मजा आने वाला है। So let us start this beautiful journey of solving the questions related to Heron's formula. And my dear friends, as I always say, I will make you fall in love with mathematics. ठीक है, अब मैं आपको ऐसा कर दूंगा कि आपको सोते जागते, उठते बैठते हर जगह सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स ही दिखाई देगी, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स ही दिखाई देगी। दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस। मैं चाहता हूँ आपके साथ भी कुछ ऐसा ही। ठीक है, चलो। तो ये सुपर 30 की क्या सुपर बोले, 30 की तरह सर। अब ये सुपर 30, सुपर 45, ये सारी चीजें मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मैं पिक्चर ही नहीं देखता दोस्त। चलो, नेक्स्ट इज हिरॉन्स फार्मूला। हिरॉन्स फार्मूला कैसा क्या होता है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के केस में क्या होता है, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखो, मैं अब ध्यान से देखो तो मेरी आंखें बंद है, देखो देखो देखो, मेरी आंखें बंद है और मैंने बोला एरिया क्या होता है। सो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। बस ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, फिर से आंखें बंद कर ली मैंने, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके 2 साइड्स इक्वल होती हैं। बस ये दोनों चीजें पता है, आप सारी चीजें निकाल सकते हो। इतना ज्ञान है आपके अंदर, इतना ज्ञान है आपके अंदर। क्यों मैंने आंखें बंद करके बोला कि आपके आपके अंदर चीजें इतनी क्लियर होनी चाहिए, इतनी क्लियर होनी चाहिए बेटा, कि अगर आपसे रात को भी कोई पूछे ना कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, so you should tell him or her कि okay, I don't know the formula but I can calculate. You give me the data, I will calculate the area and I will tell you. I don't know the formula, मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं सिखाया मेरे सर ने याद करना, बस। एंड नथिंग इज रॉन्ग इन इट। कितना याद करोगे यार, पागल हो जाओगे। ठीक है, इतना याद मत रखो।
याद रखना है तो ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज याद रखो, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी याद कर रखो, स्क्वायर की प्रॉपर्टी याद रखो, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद रखो, काइट के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली मीट करते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के, ये याद रखो, इसका एप्लीकेशन है। ये मत याद रखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्या था, वन साइड स्क्वायर माइनस 1/4 ऑफ बेस स्क्वायर। अरे कौन याद रखता है ऐसे, कौन याद रखता है ऐसे, इतना याद रखोगे पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे इतना याद रखोगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 था कि √3/2 था, ले कंफ्यूज हो गए, हो गया क्वेश्चन सॉल्व अब तो। अरे सीधी सी बात है यार, सर ये 90 डिग्री होता है, ये एंगल ये साइड इसका हाफ होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं ये निकाल सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू √3/2 है। अब एक कंफ्यूजन और होता है कि अब जब जो याद करते हैं उनको क्या कंफ्यूजन होता है कि 3/2 था या √3/2 था, लो बेटा हो गए कंफ्यूज। सोचो, जस्ट इमेजिन आपने इसकी जगह ये लिख दिया एग्जाम में, लिख सकते हो, छोटे बच्चे हो, आपकी एज का डबल हूं, मेरे को कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, आप तो छोटे हो, आपको तो कंफ्यूजन होना स्वाभाविक सी बात है, होता ही होगा, तब क्या करोगे। इसीलिए बोल रहा हूं याद करने की टेंडेंसी मत रखो, याद करना है केमिस्ट्री याद करो ना यार, जाके बहुत सारे एक्सेप्शन है उसमें, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या क्या होता है वो सब याद करो ना, मुझे तो आज तक याद नहीं हुआ। बायो में याद करो, जाइलम क्या होता है, फ्लाइम क्या होता है, क्या वेन्स क्या होती है, आर्टरीज क्या होती है, सब याद रखो ना, ये सारी चीजें याद रखो, यहाँ मत याद करो, यहाँ समझो, मैथमेटिक्स को बस समझो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, यहाँ पे हमने ये देखा था कि इट इज ए पार्ट ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, याद हो अगर आप लोगों को तो, याद होगा ही, ये याद रख लो ना, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने चलते चलते किया था, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 42 एंड इट्स बेस इज 3/2 टाइम्स, यहाँ पे हम लोगों ने 2a लिया था, आपके एक फ्रेंड ने बोला था लास्ट में कि सर मैंने 4a लिया है, तो हिज मेथड वाज इजियर, हिज मेथड प्रूव टू बी इजियर क्योंकि उसने 4a लिया था, लेकिन आपने 2a, मैंने 2a लिया, उसने 4a लिया, इस बात इसमें ये याद रखना कि आपने 2a लिया है, आपने जो साइड है आपने 2 टाइम्स ऑफ, नॉर्मली हमारी क्या आदत होती है, हम वेरिएबल को x मान के कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हमने x नहीं, यहाँ पे हमने 2x लिया है, तो जो भी आपका x आएगा ना उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम होती है बेटा, तो इस गलती को मत करना, अवॉइड दिस मिस्टेक, ओके, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, हाँ चलो ये सवाल है आपके सामने, और इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने नहीं किया है शायद, हाँ चलो ये क्वेश्चन अब आप लोगों को करना है, वर्चुअल बैकग्राउंड ऑफ कर दो यार, क्योंकि मैं अब नहीं लगा सकता, तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप लोग क्रिकेट स्टेडियम में जाके देखो, नहीं तो फिर मुझे मेरे बुर्ज खलीफा की याद आने लगती है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कीजिए, और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास समय है कितना, 1 मिनट, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आई एम आल्सो सॉल्विंग, यू आल्सो सॉल्व, एंड देखते क्या होता है, चलो लेट अस ट्राई सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब प्लीज थोड़ी देर के लिए कोई चैट मत करो, आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन आई विल सी योर मैसेजेस, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड हैव द सेम एरिया, बहुत अच्छी बात है, इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 26, 28 एंड 30, सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम इनटू माय माइंड इज व्हाट, क्या हम लोग किसी पाइथागोरियन ट्रिपलेट से तो डील नहीं कर रहे हैं, अगर हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट से डील कर रहे होते तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से डील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं एक बार चेक कर लो यार, 30 का स्क्वायर होता है 900, ठीक है, बड़ी वाली साइड ही हाइपोटेनस होती है, 30 का स्क्वायर होता है 900, अब मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिस जो तरीका आपको पता होना चाहिए, इवन इफ यू आर नॉट नोइंग द स्क्वायर, इवन इफ यू आर नॉट नोइंग द एग्जैक्ट स्क्वायर, तब भी आप कैसे करोगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड जस्ट, ठीक है।
देखो बेटा 30 का स्क्वायर होता है, अरे यार ये तो पेन ही नहीं चलता कभी कभी। 30 का स्क्वायर होता है 900। किसी को इसमें कोई डाउट? अगर डाउट हो तो 30 को 30 से मल्टीप्लाई कर लो। 26 का स्क्वायर मैंने आप लोगों को बताया था कि 26 का स्क्वायर होता है कितना? 676। 676, नॉट 576, 676। क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है तो 26 का स्क्वायर उससे ज्यादा होगा। अगर 676 होता है कि 576 होता है, इसमें कंफ्यूजन है तो यहाँ से चेक कर लो। अब देखो मुझे 28 का स्क्वायर नहीं पता है, जैसा अभी मैंने कहा आप लोगों से कि मुझे 28 का स्क्वायर नहीं पता है, देन ऑल्सो आई कैन कंक्लूड दैट वी आर नॉट डीलिंग विथ ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हाउ? देखो सर ध्यान से समझना, क्या बोलने की कोशिश कर सर रहा मैं बताऊं? हूं। नहीं रुक जाओ एक मिनट, पहले मुझे बता लेने तो फिर आप बताना। जो 28 है, जो 28 है, 28 का जो स्क्वायर होगा वो कुछ भी होगा 676 से तो ज्यादा ही होगा, है ना? 28 का स्क्वायर कुछ भी होगा 676 से तो ज्यादा ही होगा। अब बेटा यहाँ पे 900 माइनस 676 इज नथिंग बट 224, और 28 का स्क्वायर ऑलरेडी 676 से ज्यादा है। इसका मतलब वी आर नॉट डीलिंग विथ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। Even if I'm not knowing what is 28 square, I'm not required here to calculate, because I know that 28 square will be in any case it will be more than 676. So if it is more than 676, then 676 into 2 will be 1300 something, and here I मुझे तो सिर्फ 900 चाहिए था. So I can make it a conclusion that this 30 that we're not dealing with this Pythagorean triplet. पहली चीज जो आप लोगों को सर बतानी थी, हाँ बोलिए। सर आपने बोला कि इसमें ये इसका स्क्वायर अगर नहीं, पर जैसा मैंने क्या किया था कि सर मैंने वेट 13, वेट वेट 14 और वे, 15 का पाइथागोरस देखा कि वो वो हो रहा आपने, है नहीं, हाँ क्योंकि मैंने ठीक है, 2 कॉमन निकाल लिया। मैं समझ गया था, मैं समझ गया था जब आपने इतनी क्विकली आंसर दिया, मैं तभी समझ गया था कि आपने कुछ ऐसा ही किया होगा, और मैं यही बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं यही बताने वाला हूँ। अब देखो, अब देखो आपके फ्रेंड ने जो बताया, आई वुड जस्ट लाइक टू रिपीट व्हाट ही हैज टोल्ड। अब यहाँ पे ये तो मुझे पता चल गया कि सर वी आर नॉट डीलिंग विद पाइथागोरियन ट्रिपलेट, बस बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब मुझे सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज 26 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो है ना, मैं नहीं करने वाला इतना, सीधी सी बात है, मैं आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, नहीं करूंगा, कर लो जो करना है, नहीं करूंगा मैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना हेड लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? हेड लगाऊंगा। आप लोग भी लगाओ, बस गलती मत करना, थोड़ा सा अपना हेड लगाओ। कैसे लगाऊंगा सर? ध्यान से देखो मैं क्या बताने जा रहा हूँ। 26 कैन बी रिटर्न एज 2 into 13, ठीक है। 28 can be written as 2 into 14, and 30 can be written as 2 into 15. तो इन तीनों नंबर्स का जब मैं सेमी पेरीमीटर, या इन तीनों नंबर्स का जब मैं इन तीनों नंबर्स को ऐड करके जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा, so that can also be written as my S will be equal to 2 multiplied by 13 plus 14 plus 15 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे एक काम करो आप लोग, इस 2 को और इस 2 को कैंसिल मत करो, इस 2 को और इस 2 को कैंसिल मत करो, इस 2 को एज इट इज यहाँ पे रहने दो। ठीक है, इस 2 को एज इट इज यहाँ पे रहने दो। जो बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो माई एस विल बी इक्वल टू 2 multiplied by 21. My S will be equal to 2 multiplied by 21. एक बार चेक कर लो, देखो क्या आ रहा है ये। 13 plus 14 is 27. 27 plus 15 is 42. 42 divided by 2 is 21. So finally my semi perimeter is coming out to be 2 multiplied by 21. अभी इसको ऐसे ही रहने दो, छोड़ दो अभी इसको, ठीक है। S minus A.
s माइनस a will be equal to, इसको सर अभी अब लास्ट स्टेप से वापस रिपीट कर सकते हो? एक मिनट बेटा, इसको a बोल दिया, इसको b बोल दिया, इसको c बोल दिया। मैंने क्या किया बच्चा, मैंने यहाँ पे जब इन तीनों नंबर्स को मुझे ऐड करना था तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे भी 2 इंटू 13 है, यहाँ पे भी 2 इंटू 14 है, यहाँ पे भी 2 इंटू 15 है। मैंने इन तीनों में से 2 को कॉमन ले लिया। सो दिस s इज बेसिकली 2 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। ये जो चीज आई है, दिस इज इक्वल टू 21। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो योर s विल कम आउट टू बी 42। जब आप इन तीनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो द रिजल्ट यू विल गेट एज 42। I have written that 42 as nothing but 2 multiplied by 21। ऐसा इसलिए लिखा मैंने क्योंकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, और कोई औचित्य नहीं है, और कोई मेरे पास कोई बेनिफिट नहीं है। मैंने बस इतना इसलिए लिखा कि I want to make my calculation easier। अब मुझे s माइनस a करना है, so it will be 2 into 21 minus 2 into 13। ये जो 26 था इसको मैंने 2 into 13 लिख दिया। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 into 21 minus 13 होता है 8। 21 minus 13 होता है 8। जिनको नहीं आता है एक बार फिर से करके देख लो। तो ये हो गया s minus b will be equal to 2 into 21 minus 2 into 14 which is equal to 2 into 7। ये मेरा s minus b हो गया। s minus c will be equal to 2 into 21 minus 15 which is equal to 2 into 6। ठीक है, तो s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c मेरे को मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। तो थोड़ा सा कुछ रब कर देते हैं। बेसिकली आपको जो स्क्वायर रूट वाली चीजें हैं ना, उसको आपको आसानी से सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप पूरे को मल्टीप्लाई करके फिर अगर आप उसका स्क्वायर रूट निकालोगे बेटा, मर जाओगे, क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, मत करो ऐसा। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज, वही मैं बोल रहा हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे। मैं इतनी देर से प्राइम फैक्टराइजेशन का ही बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 into 21 multiplied by 2 into 8 multiplied by 2 into 7 multiplied by 2 into 6। ठीक है भाई, ये 8 है, थोड़ी देर के लिए एडजस्ट कर लो। 2 2 2 2, यहाँ पे 2 into 2 कॉमन आ गया। हाँ, दिस विल बी 21 multiplied by 8 multiplied by 7 multiplied by 6। अब इसको कैसे करेंगे सर, प्राइम फैक्टराइज कर लो। 7 into 3 multiplied by, this will be equal to 2 into 2 raised to the power 2 into ये क्या हो गया, 2 raised to power 2 into 2 क्यूब से फायदा नहीं होगा ना बेटा, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है, मल्टीप्लाइड बाय 2 into 3। सो दिस विल बी, अब क्या होगा, यहाँ पे 2 into 2 तो आ गया, यहाँ से एक 7 बाहर आएगा, एक 7 आया, एक 2 2 आएगा और एक 3 आएगा। 7 into 2 into 2 into 3। So basically it will be 2 raised to the power 4 multiplied by 7 multiplied by 3। So finally your area is coming out to be 2 raised to the power 4 multiplied by 7 multiplied by 3। Now this area is equal to, पैरेललोग्राम का एरिया क्या पढ़ा था हमने, बेस इंटू एल्टीट्यूड, यही होता है ना पैरेललोग्राम का एरिया। अरे बताओ यार। यस सर। पैरेललोग्राम का एरिया क्या था, बेस इंटू एल्टीट्यूड। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 raised to the power 2 multiplied by 7 multiplied by height। ठीक है, अब क्या होगा, इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, this will be 2 raised to the power 2, so this will be 4 into 3 which is equal to 12। This will be 4 into 3 which will be equal to 12। So basically what I have done is सर लास्ट स्टेप वो आप वापस रिपीट कर सकते हो? लास्ट स्टेप वापस रिपीट कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकता हूँ।
पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बताओ? सर बेस इनटू हाइट। बेस इंटू हाइट होता है। बेस आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। द पैरेललोग्राम सर इज 28। 28 दिया हुआ है, तो 28 इंटू 8, अब 28 को मैं 2 स्क्वायर इंटू 7 लिख सकता हूँ भाई। 2 2 जा 4, 4 हाँ 7 सर, जा हाँ। 28, तो 28 को मैंने 2 स्क्वायर इंटू 7 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय h, और यहाँ कितना आया था 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 3, 7 को 7 से कैंसिल कर दिया। हाँ सर, अब आगे का कैलकुलेशन समझ में आ गया सर। आगे का कैलकुलेशन समझ में आ गया ना? सो बेसिकली माय हाइट इज कमिंग आउट टू बी 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया इस क्वेश्चन को करने के लिए, लेट मी समराइज द थिंग्स फर्स्ट। मैंने सबसे पहले यहाँ ये चेक किया कि वेदर कहीं ऐसा तो नहीं कि आई एम डीलिंग विद सम पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो जब मैंने ये किया तो मुझे ये पता चला कि नहीं नहीं, कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट जैसी कोई चीज नहीं है, आई डोंट हैव टू बी वरी। उसके बाद मैंने डेटा देखा तो मेरे को लगा कि यार कुछ गड़बड़ है, कैसे करे। तो मैं बट फिर जब मैंने इसे ध्यान से देखा तो मुझे ये समझ में आया कि 26 को मैं 2 इंटू 13 लिख सकता हूँ, 28 को मैं 2 इंटू 14 लिख सकता हूँ, और 30 को मैं 2 इंटू 15 लिख सकता हूँ। क्यों सर मैंने 2 ही क्यों कॉमन लिया? क्योंकि इन तीनों नंबर्स का जो HCF है, इन तीनों नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 है। ठीक है, जब मैंने ऐसा किया तो मेरी कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी आसान हो गई, और उसके बाद मैंने उस कैलकुलेशन को करके, अब चूंकि स्क्वायर रूट में टर्म्स है बेटा, एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना, इस टीचर की ये बात हमेशा याद रखना, कभी भी अगर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की बात आ रही है, as far as possible, whether you are dealing with a question of IGSO, whether you are dealing with a question of class 10th, whether you are dealing with a question of class 9th, or whether you are dealing with a question of 11th 12th engineering medical, कहीं के भी क्वेश्चन को डील करो, अगर कहीं भी स्क्वायर रूट की बात आ रही है, and if you are not having any calculator or any such device, always try to prime factorize। एक बार प्राइम फैक्टराइज कर लिया, आपके क्वेश्चंस मक्खन की तरह सॉल्व होंगे। याद है हम लोगों ने कितने सारे क्वेश्चंस किए हैं नंबर सिस्टम में, जहां पे हमें परफेक्ट क्यूब बनाना था। जो नॉर्मल 9th क्लास में उनको शायद ये बात अजीब लग रही होगी कि सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए जहाँ पे हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है नंबर को, तो हमने क्या किया, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। परफेक्ट स्क्वायर बनाना था तो हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। तो हमेशा हम लोग जो है, हमारा फर्स्ट एम होगा कि हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे भी मैंने प्राइम फैक्टराइज किया है, मुझे नहीं पता बुक में कैसे दिया हुआ है, बट वी हैव ऑलवेज डन, yes it will be with the prime factorization only beta, we all the teachers we read the same thing, it will be always the only perfect thing will be the prime factorization। अगर कोई बोलते हैं, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, अगर कोई बोलते हैं कि नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन मत करो, दैट मींस ही इज ट्राइंग टू मेक यू फूल, ही इज ट्राइंग टू मेक यू फूल। यू शुड आस्क हिम व्हाई, क्यों नहीं करूं सर, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 13 25 and 13 and the other side are 15 and 15 is। इस ट्रेपेजियम का एरिया बता दो भाई, जिस ट्रेपेजियम के साइड्स 25, पैरेलल साइड्स 25 और 13 है, और जो बाकी के दूसरे साइड्स हैं वो 15 और 15 है। जल्दी से बता दो, मैं भी सॉल्व करता हूँ, आप भी सॉल्व करो, रिकॉर्डिंग बीच में पॉज नहीं की जाएगी। सॉल्व करो, आप भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूँ, एंड लेट अस सी हु सॉल्व्स इट मोर क्विकली, हु सॉल्व्स इट नॉट मोर क्विकली बट एक्यूरेटली।
सर हम्म। सर आंसर रूट में आ रहा है। ठीक है, तो रूट में आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है सर। प्रॉब्लम क्या रूट में आ रहा है तो? नहीं सर, कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है। मत रखो, मत रखो कंफ्यूजन। क्यों कंफ्यूजन रख रहे हो? बोलिए बोलिए बोलिए। क्या ये आंसर आ रहा है आप लोग का? हाँ सर, ऐसे की। हाँ सर, यही आंसर आता हाँ सर, यही आया। यस सर। हाँ सर। सर सर लेकिन आपने क्या एडिट, ऐसे किया सर? सर अच्छा, एडिट सर ने नहीं शायद से किया। पाइथागोरस लगा दिया है यहाँ पे। हाँ, पाइथागोरस लगाया है। सर इजी है। हाँ अच्छा, सर। इसीलिए सर ने फिर हाइट फाइंड कर ली। हाइट फाइंड करने सर, के बाद आप- तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला ही लगाना था। तो बेटा आप लोग बिना हाइट फाइंड किए कैसे करोगे? सर हाइट सर रूट हम लोगों ने क्या 189 किया थी ना हमें? शायद। क्या? हाँ सर, रूट 189 फिर सर ने सिंपलीफाई कर दिया। हाइट रूट 189 हाइट रूट 189 17.3 अप्रॉक्स। देखो, जहाँ पे इस तरीके का रूट में चीजें आती हैं वहां पे याद करने, वहां पे रूट को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। चलो, लेट मी एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन फर्स्ट, देन आई विल टेल यू हाउ आई सॉल्व। बेसिकली देखो, वी आर डीलिंग विद द केस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब यहाँ पे ये वाली हाइट, देखो ये वाली हाइट और ये वाली हाइट जो है इक्वल होगी। ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो बेसिकली ये दोनों हाइट इक्वल क्यों होगी? बिकॉज वी आर बिकॉज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज द सेम। तो बेसिकली व्हाट वी विल हैव, ये दोनों डिस्टेंस पैरेलल हैं। दिस इज, ये जो फिगर होगी, अगर आप इसको ए बी सी डी और अगर आप इसको ई एफ बोलते हो, तो माय डियर फ्रेंड्स, माय दिस क्वाड्रिलेटरल ए ई एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। क्या आप सभी लोग इस बात से एग्री हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं कि दिस क्वाड्रिलेटरल AEFD will be a parallelogram? Why this will be a parallelogram? क्योंकि देखो AE जो है, AE will be equal to DF because the parallel lines between two because the perpendicular line between the two parallel lines is always the same. The perpendicular distance between the two parallel lines is always the same. पहली चीज। दूसरी चीज, AE is also parallel to DF. Why AE is parallel to DF? Because the sum of alternate angles, the sum of interior angles on the same side of transversal is 180 degree. Therefore, I can say that AE is parallel to DF and AE is also equal to DF. So I can say that AEFD is a parallelogram. अगर AEFD parallelogram हो गया तो उससे मेरे को क्या मिलेगा कि AD will be equal to EF. क्यों सर? क्यों AD will be equal to EF? क्योंकि याद करो हमने क्या पढ़ा था, पैरेललोग्राम्स में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब जब ये बात पता चल गई बेटा, तो आपको एक बहुत बड़ी चीज पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी सर? कि AD will be equal to EF। ये जो EF है, इसकी लेंथ उतनी ही होगी जितनी लेंथ AD की दी हुई है। ठीक है, तो AD will be equal to EF, तो AD will be equal तो EF will be equal to 13। पहली चीज। दूसरी चीज है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। क्यों सर? ऐसे कैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा? कुछ भी बोल दोगे, हम मान ले। इसीलिए मान लो बेटा, क्योंकि AE is equal to DF। अभी अभी हम करके आए हैं कि AE is equal to DF because it is the perpendicular distance between two parallel lines. Further, AB is equal to DC। क्यों? दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो ना ध्यान से। The other two sides are 15 centimeter. So AB is equal to DC and angle AEB is equal to angle DFC। क्यों? अब ये क्यों? Because this angle is 90 degree. So by RHS congruency criteria, I can say that the two triangles will be congruent। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे माय डियर फ्रेंड, तो उस केस में मैं ये कह सकता हूं कि BE will be equal to FC।
उस केस में मैं ये कह सकता हूँ कि BE विल बी इक्वल टू FC। मान लो थोड़ी देर के लिए दिस इज इक्वल टू X। सर आपने कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव किया, वापस हो सकता है, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। बेटा मैंने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने में RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज किया था। AE is equal to DF, they are the perpendicular distance between two parallel lines, and AB is equal to DC because this is being given, and angle AEB is equal to angle DFC which is equal to 90 degree। ये भी हमें दिया हुआ है ना, ये हमने ड्रॉ किया। So by RHS congruency criteria the two triangles are congruent, so BE will be equal to FC। मान लिया थोड़ी देर के लिए कि दोनों की लेंथ x है, तो x plus 13 will be equal to 25, so x will be equal to 6। this length and this length will be equal to 6। अब ये h निकाल लो, ये h कितना होगा 15 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। अगेन वही चीज भाई, 15 स्क्वायर होता है 225, इतना तो याद होता है सबको। 36 स्क्वायर होता है 36, ये भी लगभग सबको याद होता है। 225 में से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे मिलेगा 189। इतना भी आप लोग कर लोगे। क्यों करूं मैं, मेरे को नहीं करना वैसे। मुझे यहाँ पे, आपको यहाँ पे 15 स्क्वायर 225 दिखता है, 6 स्क्वायर 36 दिखता है, मेरे को वहां पे वो नहीं दिखता, मेरी आंखें कमजोर हो गई। मुझे यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखता है, क्या करूं मैं? और मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूँ। सो दिस विल बी 21 इंटू 9, स्क्वायर रूट 9 इज 3, सो दिस विल बी हाउ मच 3 रूट 21। हाइट मिल गया, दोनों पैरेलल लाइंस की लेंथ मिल गई है, तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ द पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। या तो वैसे निकाल लो, वैसे नहीं निकालने का मन कर रहा है, नहीं याद आ रहा है, नहीं निकालने का मन कर रहा है, कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है, बेसिकली ये जो ट्रेपेजियम है, दिस ट्रेपेजियम कैन बी सब डिवाइडेड इनटू थ्री फिगर्स। एक फिगर नंबर 1 ये जो कि एक रेक्टेंगल हो गया जिसका एरिया होगा 13 इंटू 3 रूट 21 विच इज इक्वल टू 39 रूट 21। दूसरा ये वाला ट्रायंगल जिसका एरिया होगा हाफ इंटू 6 इंटू 3 रूट 21 विच इज इक्वल टू 9 रूट 21। तीसरा ये वाला ट्रायंगल जिसका एरिया होगा 9 रूट 21। तीनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 57 रूट 21। फॉर्मूला याद होना बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो नहीं याद था, मैंने इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला नहीं यूज किया क्योंकि द बिगेस्ट कंफ्यूजन एज ए टीचर, द बिगेस्ट कंफ्यूजन दैट आई हैव कि ट्रेपेजियम के फॉर्मूले में वो हाफ होता है कि नहीं होता है, मुझे यही कंफ्यूजन रहता है कि वो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट होता है या सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाफ होता है। अगर कहीं हाफ भूल गया तो मेरा आंसर तो उल्टा आ जाएगा ना, तो इससे अच्छा मत याद करो ना यार। ट्रेपेजियम इज बेसिकली कंस्टिट्यूटेड ऑफ 3 फिगर्स, एक ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल और एक हमारा रेक्टेंगल बन जाता है। तो इसका आप एरिया निकाल सकते हैं। 14 under root 189, you are telling that your answer, you are getting answer as 14 under root 189। तो ये होगा नहीं बेटा, this is wrong, 14 under root 189 is wrong because 189 can be written as 3 root 21, so you are getting basically 42 root 21, you are getting 42 root 21। you must have done some mistake, you must have done some mistake, please correct it, please। Sir, 19 root 189. Yes, sir. 19 root 189 is correct, 19 root 189 is correct। actually somebody has written 14 root 189, 19 root 189 is correct यार। सर मेरा आंसर 19 रूट 189 ही आया, गलती से चेक। हाँ तो ठीक है ना, 189 क्या होता है, 189 is 21 into 9। अब 21 into 9 इसको क्या कर सकते हो, 9 को 3 कॉमन बाहर ले लो, so this is equal to 19 into 3 multiplied by root 21। हाँ, so this is basically 57 root 21। लेकिन एक बात याद रखना, अगर एग्जाम में 19 रूट 189 लिख कर आओगे तो you can lose marks,
क्योंकि रूट 189 को आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बेटा, नहीं सिंप्लीफाई करोगे तो मार्क्स कटेंगे, याद रखना इस बात को। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ यार, छोड़ो बाकी बातें तो करेंगे ही। क्वेश्चन समझ में आया? द वे द कैलकुलेशन वाज डन, वाज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई भी डाउट हो, किसी को कोई भी डाउट हो, शर्माने की जरूरत नहीं है। हो सकता है डांट पड़ जाए थोड़ी सी, लेकिन शर्माने की जरूरत नहीं। ये मत सोचना लड़के क्या सोचेंगे, लड़कियां क्या सोचेंगी। पूछ लो मेरे से, ऐसे शर्म आ रही है पूछने में तो चैट में लिख के बता दो, मैं बिना नाम लिए समझा दूंगा, लेकिन पूछ लो अगर कोई डाउट हो तो, पूछ लो अगर कोई डाउट हो तो। चलो, किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ बेटा, somebody was saying, डाउट है, मैं पूछ। हाँ प्लीज पूछिए पूछिए। सर आपने कहा कि अगर हम 9√21 लिखेंगे तो मतलब फिर हमारे मार्क्स कट सकते हैं एग्जाम में। सर तो फिर मैंने जब कैलकुलेशन किया था सर, तभी मैंने ट्रायंगल को मतलब पहले बार में 2 से इंटू कर दिया था, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू 2 कर दिया था सर। तो फिर मेरा आंसर डायरेक्ट 8/21 आ गया था। सर तो ऐसा चलेगा ना? नहीं बेटा, 9√21 नहीं, मैंने ये बोला था कि अगर आप 19√189 लिख कर आओगे ना तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो सर बोलिए। सर मैंने ऐसे किया था सर कि मैंने ये जो ट्रायंगल है इसके बीच में मैंने एक लाइन खींच दी थी जो 13 को बाइसेक्ट करे, तो सर इधर का हो जाएगा 13/2 सर, और इसका ये वाला बेस हो जाएगा 13/2 + 6 सर, और ये हाइट तो निकालनी पड़ी थी सर 3/21 सर, और ये 15 था सर। उसके बाद हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड लगा देंगे तो सर उसके अंदर प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, क्योंकि सर 13/2 + 13/2 है तो सर वो सीधा 13 आ जाता है सर। 13 + 6 मतलब 19 आ जाता है, और सर आगे ये 3 है तो 13 19 is 57√21/2 सर, और हमने इसका निकाला सर और इसका भी सेम ही हो जाएगा तो सर सेम ही हो जाएगा। हाँ तो ठीक है कर सकते हो, बट नॉर्मली ऐसा प्रेफर नहीं किया जाता है। टीचर्स डोंट प्रेफर बिकॉज दे डोंट हैव this much of visualization, they don't have, so that is why this is not preferred। आप ये बोल रहे हो कि आप यहाँ से एक लाइन खींच दोगे, बाइसेक्ट कर दो, आप यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो इसकी, यही बोल रहे हो ना आप? परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो। हाँ सर। Don't do like this because this much of visualization, it is not required to lose marks। I agree with your method my dear friend, but don't do like that। I will suggest don't do like that, ठीक है? क्योंकि टीचर्स जो है वो थोड़ा सा, देखो ये क्वेश्चन आपके पास आएगा 3 नंबर में या 4 नंबर में, तो उसमें अगर आप थोड़ा ज्यादा लिखोगे, हेवी वर्ड्स यूज करोगे, जैसे वो पिक्चर में बोलता है ना कि भारी वर्ड्स यूज करने का। भाई कैसे भारी वर्ड्स? ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है? बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। Why RHS congruency criteria? Because this angle is equal to this angle, so by applying CPCT this will be equal to this। तो अगर ऐसे भारी वर्ड्स लिखोगे ना तो your teacher will get impressed, he will give you marks। Even if he wants to deduct your marks, he won't deduct your marks। डायरेक्ट आप ऐसे कर दोगे तो ठीक है, the direct method is okay, that method you keep with yourself, you utilize that method if this question is coming in। सर ऐसा बहुत बार होता है सर, मतलब क्या कहते हैं जो सब लोग करते हैं सर, वैसे अलग मेथड करके आते हैं सॉल्व करके, लेकिन आंसर सेम आता है, लेकिन हम बोलते हैं कि आपने ये मेथड से नहीं किया, ये मेथड से नहीं किया। वही मैं बता रहा हूँ ना आपको, क्योंकि एज ए टीचर मेरी आदत है भारी वर्ड्स देखने की, ठीक है? तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपके स्कूल में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपके स्कूल के एग्जाम में नहीं भी आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको टाइम नहीं दूंगा, मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आपके लिए सॉल्व करूंगा, ठीक है? इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए डायरेक्ट आपके लिए सॉल्व करूंगा, बस, ठीक है? सर ये हमने किया है स्कूल में किया, ठीक है? चलो अभी समझो। आई थिंक आई हैव ए बेटर मेथड, ठीक है? चलो देखो, क्वेश्चन बोल रहा है परसेंटेज, सबको पता है ना परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज अपन कैसे निकालते हैं? परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज निकालते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100।
ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, मैं पहले आपको बताता हूं ऑब्जेक्टिव अप्रोच, फिर मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्टिव अप्रोच इस क्वेश्चन को करने का। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनो क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। द क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इफ ईच ऑफ इट्स साइड इज डबल्ड। ठीक है सर, ओके। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, तो ये कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, मानते हो इस बात को? कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, तो कैन इट बी ए राइट एंगल ट्रायंगल? यस So सर, it can be a right angle triangle also. अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी साइड्स ले लूंगा 3x 4x। सर लेकिन हमें तो जनरल का लिए फाइंड करना होता है। अरे रुक जा ना, पहले मेरी बात तो कंप्लीट हो जाने दे बेटा। इसीलिए सर ऑब्जेक्टिव बोलो। दिस इज एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो मैंने इसकी साइड्स क्या ले ली, मैंने इसकी साइड्स ले ली 3x 4x और 5x। तो इनिशियल केस में मेरा जो एरिया हो जाएगा AI, that will be equal to half into 3x multiplied by 4x which is equal to 6x square। किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई? नहीं आई होगी। एरिया फाइनल will be equal to half into 6x multiplied by 8x which is equal to 24x square। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल विल बी इक्वल टू 24x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनिशियल विच इज इक्वल टू 6x स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 18x स्क्वायर अपॉन 6x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100 which is equal to 300%. So my increase in area will be equal to how much? 300%. ठीक है सर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई डाउट? इसका आंसर भी शायद 300% ही होगा, इसका आंसर भी प्रोबेबली 300% ही होगा। दिस वाज ऑब्जेक्टिव अप्रोच। क्या है ये? ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अब सब्जेक्टिव अप्रोच की बात, अब सब्जेक्टिव अप्रोच की बात करते हैं। पर ऑब्जेक्टिव में तो इससे भी इजी कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, बताता हूँ, कर सकते हैं बताता हूँ, लेकिन इतना तो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा, इतना तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा बेटा, इतना तो करना पड़ेगा। ही ले तो भी हो सकता है ना? क्या सर, अगर हम डायरेक्टली हम लोग मतलब साइड्स की वैल्यू ले सकते हैं और उससे अगर हम लोग √3/4 a स्क्वायर लगा दे तो हो सकता है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुन लो। पहले सब्जेक्टिव अप्रोच एक्सप्लेन कर लेने दो, फिर ऑब्जेक्टिव के एक बार और आते, बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस अप्रोच, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मेरे को मजा नहीं आया। ठीक है, वेट करो, आई विल कम बैक टू इट। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव अप्रोच की। तो सब्जेक्टिव अप्रोच में बेटा आप क्या करोगे, आप जब ट्रायंगल का एरिया लोगे ना, तो आप x मत लेना, आप ट्रायंगल का एरिया, आप ट्रायंगल को इस तरीके से ले लो, आपको ट्रायंगल की बात कर रहे हो सर 2x 2x तो बेटा 2x लेगा, तो फिर तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा ना, फिर ये जनरल ट्रायंगल तो रहा नहीं। फिर क्या करोगे? ABC लेना पड़ेगा। ABC ले लो, ABC मत लो, इतने सारे वेरिएबल्स मत इंट्रोड्यूस करो, इतने सारे वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करोगे थक जाओ, परेशान हो जाओगे। आप एक काम करो, नॉर्मल ले लो x 2x 3x, इस तरीके से ले लो। x 2x 3x लोगे तो आपका जो सेमी पेरीमीटर आएगा डेट विल बी इक्वल टू हाउ मच 6x। लेकिन ऐसा थोड़ा जनरल ट्रायंगल की बात करें तो ऐसा था कि ये प्रोपोर्शन में हो गया, ऐसे 1:2:3 के। लो अब नहीं हुआ प्रोपोर्शन में, 1:2:4 हो गया। तो साइड तो इस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी पूछेंगे ना? साइड तो कुछ, इस एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूल में आ जाएगा तो क्या करोगे? स्कूल में आएगा तब क्या करना है, डबल करके करना है। आप साइड्स कुछ भी ले सकते हो, आप साइड्स 3x 5x 4x भी ले सकते हो, नॉट ए बिग डील, नॉट ए बिग डील, यू कैन टेक द साइड्स लाइक दिस आल्सो।
फिर उसे डबल करके हम उसका एरिया निकालेंगे और माइनस हाँ, उसको डबल करके आप उसका एरिया निकालो। बेसिकली जब स्कूल में आपको क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपको हिरॉन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वहां पे आपको हिरॉन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बस ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्कूल में अगर ये आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको वहां पे हिरॉन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आप ये साइड ले लो ना, 3x 2x 5x ले लो। किसी भी ट्रायंगल की, किसी भी जनरल ट्रायंगल की साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल तो होती है। 1:2:3 होगा, 2:3:5 होगा, कुछ भी होगा। तो आप 3x 2x 4x ले लो। बस एक बात का ध्यान रखना, ट्रायंगल की जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है? सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ऐसी साइड्स मत ले लेना जहां पे आपका ट्रायंगल ही ना फॉर्म हो रहा हो। और दूसरी एक बात याद रखना, इस तरीके से साइड्स लेना कि सच दैट जो डिफरेंस आपका फाइनली हो, जो डिफरेंस आपका फाइनली आए, जो सम करके जो वैल्यू आए वो 2 से डिवाइड हो जाए। उसके बाद एक केस में एरिया निकाल लो, फिर दूसरे केस में एरिया निकाल लो डबल करके, दोनों का फिर परसेंटेज कैलकुलेट करके निकाल लो, एंड व्हाट एवर वैल्यू दैट यू विल गेट दैट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्टिव अप्रोच के लिए आपको हिरॉन्स फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। यू आर नॉट सपोज टू यूज एनी अदर फॉर्मूला। इवन इफ यू हैव कंसिडर्ड ए राइट एंगल ट्रायंगल, you are not supposed to tell your examiner that I have considered a right angle triangle. आप चाहो तो आप साइड्स ये ले सकते हो। एक साइड बताता हूँ, आप साइड्स 9x 40x एंड 41x ले सकते हो, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग x + 2x x 2x और 3x। सर लेकिन इसमें हिरॉन्स फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत लंबा होगा ना। लंबा होगा वो ठीक है, लेकिन आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लंबा होगा वो ठीक है, उसकी प्रॉब्लम वो तो, अब यार साइड्स इतनी बड़ी लोगे तो क्वेश्चन तो लंबा होगा ही यार, वो एक दूसरी चीज है। लेकिन आप चाहो तो ये ले सकते हो। ध्यान से देखो, दिस इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कल बताया था ये बात कि दिस इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, बस एक बात याद रखना, सम ऑफ टू साइड शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपको हिरॉन्स फॉर्मूला लगा के प्रूफ करना होगा यहाँ पे, आप कुछ और प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, चलो ये तो हो गया पहला अप्रोच, ये हो गया दूसरा अप्रोच। विल मेक द कैलकुलेशन इजियर। सर √3/4 if we use √3/4 square, then the value of the side should be taken as 4√3। हाँ ठीक है। अब देखो ये तो हो गया पहला, ये हो गया पहला अप्रोच। दूसरा अप्रोच हो गया, ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव अप्रोच। बट आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद दिस अप्रोच एज अ टीचर, बिकॉज़ सबसे इजी होगा हाफ ए स्क्वायर। क्या बोल रहे बेटा? सर सबसे इजी केस होना चाहिए हाफ ए स्क्वायर। नो, यू कैन नॉट जनरलाइज, यू कैन नॉट जनरलाइज। सर लास्ट जो मतलब सर तीसरी साइड होगी वो नहीं इंक्लूड कर पाएंगे सर, पर फिर भी सही आंसर आ जा रहा है। आप इसको ये कर सकते हो, आप इसको जब आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच में करोगे तो आप इसको a और √2 है, आप इसको एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मान सकते हो। योर कैलकुलेशन विल बी मच इजियर। आप इसको एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मान सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। सर बल्कि √3/4 ए स्क्वायर से भी हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ उसको समझो। यहाँ पे जिन लोगों ने परसेंटेज पढ़ा है उन्हें थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो एक बात को समझो। अगर मुझसे बोला जाता है कि मैं किसी क्वांटिटी को डबल कर रहा हूँ, दैट मीन्स अगर ये a है तो यहाँ पे ये 2a हो जाएगा। ठीक है, अगर ये a है तो यहाँ पे 2a हो जाएगा। अब एक बात समझने की कोशिश करना, अगर मान लो मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करता हूँ तो इस केस में जो मेरा एरिया होगा वो √3/4 a स्क्वायर आ रहा है। इस केस में जो एरिया हो रहा है वो मेरा √3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2a का होल स्क्वायर आ रहा है, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ √3/4 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब जानते हो दया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने साइड को 2 टाइम्स से इंक्रीज किया तो आपका जो एरिया है ना वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। दिस कंसेप्ट विल बी यूज्ड इन सर्कल्स आल्सो।
अगर आपने रेडियस को 2 टाइम से इंक्रीज किया तो आपका जो एरिया होगा वो 2 स्क्वायर दैट इज 4 टाइम से इंक्रीज होगा, और वही वॉल्यूम जो होगा वो आपका 2 क्यूब मतलब 8 टाइम से इंक्रीज होगा। एरिया जो होता है वो साइड जिस प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है उसके स्क्वायर के टर्म्स में इंक्रीज होता है, और जो वॉल्यूम होता है वो साइड्स आपका जिस भी प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है उसके क्यूब के टर्म में इंक्रीज होगा। दिस विल बी माय फाइनल ऑब्जेक्टिव अप्रोच फॉर कैलकुलेटिंग दिस क्वेश्चन। मेरा साइड अगर डबल हो गया है तो मुझे ये पता है कि मेरा जो एरिया होगा वो 4 टाइम्स होगा, therefore my percentage increase will be equal to 300%. I won't take more than 10 seconds to mark this question. I won't take more than 5 seconds to mark this question, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर एरिया मेरा 2 टाइम्स से इंक्रीज हो रहा है तो मेरा जो साइड अगर मेरी 2 टाइम्स से इंक्रीज हो रही है तो मेरा जो एरिया होगा वो 4 टाइम्स से इंक्रीज होगा। खत्म कहानी। और अगर एरिया 4 टाइम्स से इंक्रीज हो गया यानी कि परसेंटेज इंक्रीज जो होगा वो 300% होगा। दैट्स इट। ठीक है, सो आई विल स्टॉप हियर टुडे एंड we will start with this question only in the next term, that is on Monday. So we will start with this question only. Till then हाँ बोलिए सर। और परसेंटेज के लिए 100% इंक्रीज करते हैं तो मतलब डबल हो रहा है, और 200% इंक्रीज कर रहे हैं मतलब उसका 3/4 200%। अगर किसी क्वांटिटी में मतलब 100% हो रहा है। अगर कोई क्वांटिटी 100 है, अगर इसमें आप 200% का इंक्रीज कर रहे हो बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो क्वांटिटी है ये 300 हो जाएगी। इट विल इंक्रीज टू 300। दैट्स इट। ठीक है, सो आई विल स्टॉप हियर टुडे and we'll meet you in the next